मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरी अपनी बेटी मुझे ऐसे देखेंगी जैसे मैं इंसान नहीं, कोई बोझ हूँ। 40 साल मैंने अस्पताल को वार्डों में बिताए थे। आईसीयू की रातें इमरजेंसी की सुबह और उन अजनबियों के हाथ पकड़ना जिनके अपने भी कई बार उनके पास नहीं होते थे। लोग मुझे स्टाफ नर्स नहीं, सिस्टर साहिबा कहकर बुलाते थे। पर जिस दिन मेरे घुटने की सर्जरी हुई और मैं अपनी ही बेटी के घर रिकवरी के लिए आई, उसी घर में मैंने अपने आप को बेडरूम की ज़मीन पर घिसटते हुए पाया। दर्द ऐसा था जैसे हड्डी के अंदर आग लग गई हो। मेरे गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं बस एक ही चीज़ चाहती थी, बाथरूम जाना और समय पर दवा लेना। मैंने कई बार आवाज़ लगाई, धीमी फिर तेज़ फिर टूटती हुई, और जब आखिरकार दरवाज़ा खुला तो वो दौड़ कर नहीं आई। वो खड़ी थी दरवाजे पर, फ़ोन हाथ में, चेहरा ऐसा जैसे कोई बहुत अनोई नोटिफिकेशन आ गई हो। अब क्या हुआ माँ? उसकी आवाज़ में चिंता नहीं थी, बस इरिटेशन था। मैंने अपनी हथेली से ज़मीन पकड़कर खुद को थोड़ा आगे खिसकाया। मैं 20 मिनट में बुला रही हूँ, मुझे बाथरूम जाना है। और दवा वो एकदम आभरकल बोली। हम नीचे थे, वहाँ से सुनाई नहीं देता ना। और वैसे भी आज हमारा एक डिनर है। फिर मैंने धीमे से पूछा, मुझे किसी डिनर की खबर नहीं थी। जब उन्होंने कहा था आप यहीं रहो, रिकवरी यही हो जाएगी, तब यह डिनर कहा था। वो अपनी कलाई की घड़ी देखकर बोली, हाँ हॉस्पिटल कोड वाले हैं, रूस तैयार हो रहा है, हमें निकलना है। मैंने ध्यान दिया, उसकी कलाई पर वही कॉस्टली वॉच थी जो मैंने पिछले साल उसके बर्थडे पर दिलवाई थी, और उसके कपड़े जैसे किसी इवेंट में जा रही हूँ। मेरे दिमाग में एक पल को हिसाब घूमा गया, कितना खर्च, कितनी सेविंग, और फिर मेरी अपनी हालत। ठीक है, मेरे मुंह से आदत में निकल गया, सॉरी सॉरी। मैं उठट की उम्र में भी मदद मांगने पर सॉरी बोल रही थी। वाई मुझे उठाया, लेकिन ऐसे जैसे कोई नर्स पेशेंट को नहीं, कोई अपने सामान को उठाता है। एफिसिफिट पोल बिना एक भी ठीक हो पूछे। बाथरूम तक ले जाकर उसने जल्दी से मेरी तरफ देखा भी नहीं, और जब वापस बिस्तर पर लेटा तभी रूसी दरवाजे में आया। टेलर सूट, बाल सेट, परफ्यूम की स्मेल, और आंखें सीधे मेरे ऊपर नहीं, कमरे के कोने में। सब ठीक है? उसने पूछा, पर असल में वो पूछ नहीं रहा था, वो बस फॉर्मेलिटी निभा रहा था। मेरी बेटी ने कहा, माँ की दवा है, दे, मैं मेकअप फिनिश कर लूँ। रिस की शक्ल देख गई, बदल गई। फिर से 3 घंटे पहले तो लेना था। मेरी बेटी ने दांत भेज कर कहा, तुझे डोज में मैं बिस्तर पर पड़ी रही सुन रही थी, जैसे वह वही नहीं हूँ, जैसे मैं कोई फाइल हूँ जिस पर 2 लोग डिस्काउंट कर रहे हैं। मैंने खुद को थोड़ा उठाने की कोशिश की, मैं नाइट स्टैंड से ले लूँ। रुचि ने झट से बोतल उठाई, गिलास में पानी दिया, पर उसके हाथ में मदद नहीं, चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कैप खोलने की कोशिश की, उंगलियां काँप रही थी, दर्द, कमजोरी और वही ओल्ड चाइल्ड प्रूफ कैप। और तभी बोतल मेरे हाथ से फिसली, पीस लकड़ी के फर्श पर बिखर गई, छोटे छोटे सफ़ेद दाने से जैसे मेरी इज्जत के टुकड़े। और गार्ड किशन फट पड़ा, बस इनफ, हर बार यही। मेरी बेटी वापस भाग कर आई। क्या हुआ? तुम्हारी माँ ने पुलिस गिरा दिया, उसने तेज आवाज़ में कहा। मेरे पास टाइम नहीं है यह सब ड्रामा का। मैंने झुकने की कोशिश की, पर टांग में बिजली सी दौड़ गई। मैं उठा, रुको, बेटी ने झिझका। स्टिच खुल गए तो फिर हमें हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। मेरे हट काँपे। सॉरी। और उसी सॉरी के साथ जैसे उनके अंदर कुछ टूट गया था। शायद टूटना नहीं, उनके अंदर जो था वो बाहर था, आ गया। मेरी बेटी बोली, पता है इस हफ्ते हमने क्या सेक्रीफाई किया है? मैंने 3 सर्जरीज रिस्केड्यूल की है। रूसी बोला, तो मीटिंग्स मिस हुई है। फिर वो लाइन आई जिसने मेरे अंदर को कोई हिस्सा चुपचाप मर दिया, हम तुम्हारे नर्सेज नहीं है। और मेरी बेटी ने जोड़ा, आपने सारी ज़िंदगी टीचर्स की सेवा की है, क्या हम भी अपनी ज़िंदगी छोड़ दें? उस पल मेरे सामने सब कुछ साफ हो गया। मुझे याद आया, घर का डाउन पेमेंट मैंने दिया था, उसकी पढ़ाई में मैंने मदद की थी। हर बार जब उनके अकाउंट में थोड़ा शॉर्ट होता था, मैं क्वालिटी ट्रांसफ़र कर देती थी, और बदले में मुझे यह मिला था। मेरे लेटे हस्बैंड की आवाज़ कान में गूंजी, पैसों से प्यार नहीं खरीदा जाता था, रिस्पेक्ट तो बिल्कुल नहीं। मेरे हाथ कांपना बंद हो गए, आंसू सूख गए, और मेरे अंदर एक अजीब सी ठंडी शांति उतर आई। मैंने नाइट स्टैंड से फ़ोन उठाया। मेरी बेटी ने चौंक कर देखा। अब क्या कर रही हो? मैंने बहुत शांत आवाज़ में कहा, 2 कॉल कर रही हूँ। वह दोनों एक दूसरे को देखकर जैसे कंफ्यूज हुए, फिर राहत भी हुई, जैसे उन्हें लगा अब माँ कोई ड्रामा नहीं करेगी, बस किसी फ्रेंड को बुलाऊंगी। रूसी बोला, हम 11 तक लौट आएंगे। और बाहर निकलते हुए दोनों आपस में फुसफुसा, शायद मेरे बारे में, शायद मेरे बर्डन के बारे में। दरवाज़ा बंद हुआ, कमरा शांत, और मैंने पहला नंबर मिलाया।
हेलो आर्यावर्ता बैंक वसंत कुछ पास मेरी आवाज़ में अब कम कंपी नहीं थी। मैं सुलोचना देशमुख बोल रही हूँ। मुझे ब्रांच मैनेजर से बात करनी है, इमरजेंसी है। कुछ देर बाद मैनेजर लाइन पर आया। मैंने सीधे कहा, मेरे जॉइंट अकाउंट्स जिनमें मेरी बेटी तनेरिका और उसका पति रेशन ऑथोराइज है, उन पर इमीडिएट होल्ड लगाइए। उनके डेबिट एक्सचेंज प्रॉपरली सस्पेंड करिए। मेरे पर्सनल अकाउंट से जो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र जाते हैं वह भी रोक दीजिए और पिछले 5 साल के विड्रॉल्स की स्टेटमेंट तैयार करवाइए। मैडम, यह अनयूजुअल रिक्वेस्ट है। उसने धीरे कहा, क्या आप श्योर है? मैंने एक सांस ली। हाँ, बिल्कुल श्योर। फिर मैंने पूछा, उनके फ्लैट की ईएमआई इस महीने गई है? उधर कुछ सेकंड्स की चुप्पी। फिर मैनेजर बोला, मैडम तीसरा महीना है, लेट है। मेरे सिर के अंदर जैसे आखिरी पीस भी लोग हो गया। वो मुझे बोझ कह रहे थे और जिस घर में मैं रिकवरी कर रही थी उसकी जिम्मेदारी भी नहीं निभा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, उस प्रॉपर्टी में मेरा नाम को ओनर के तौर पर अभी भी था, क्योंकि लोन के वक्त इजरी अप्रूवल के लिए उन्होंने लिए जीत की थी। मैंने दूसरा नंबर मिलाया अपने लॉयर एडवोकेट जयंत मेहरा को। मैडम सुलोचना, सब ठीक तो है? नहीं जयंत, बिल्कुल ठीक नहीं है। और फिर मैंने उसे सब बताया, एक एक बात, वही लाइन वही कॉन्टेक्ट वही मर्गेज। मैंने कहा, मुझे लीगल नोटिस चाहिए, प्रॉपर्टी में मेरे स्टेक है और मुझे पोजेसन प्रोजेक्ट करना है और उनके एक्शंस को लीगली रिस्ट्रिक्ट करना है। जो भी स्टेप चाहिए आज से शुरू। वो बोला, मैडम यह टफ होगा फैमिली मैटर। मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में उसे बीच में काटा। फैमिली ने आज मुझे बताया कि मैं उनके लिए क्या हूँ। फ़ोन रखकर मैंने छत को देखा। दर्द अभी भी था, पर आज पहली बार मुझे अपने दर्द पर शर्म नहीं थी। फर्श पर पिल्स बिखरी थी। मैंने वॉकर उठाया जिससे वो इतना प्रेस खा रहा थे बोलते थे और धीरे धीरे खुद को संभाल कर बाथरूम तक गए। शीशे में खुद को देखा, बिखरे बाल, लाल आंखें, थकी हुई शक्ल और फिर भी आंखों में कुछ नया था, एक सीधी नज़र। मैंने खुद से कहा, अब नहीं। मैंने तीसरा कॉल किया। अब सबसे भरोसेमंद दोस्तों को। वो मेरी पुरानी कॉलिंग थी, फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की एक्स हेड, नाम लीला डिसूजा। सीधी, सच्ची और मुझसे भी ज़्यादा स्टबर्नी। लीला, मैं बोल रही हूँ, मुझे मदद चाहिए। 20 मिनट में वो आ गई। दरवाजे पर मुझे देखते ही उसकी आंखें फैल गई। यह क्या हालत बना दी है तुम्हारी? मैंने बस इतना कहा, वो डिनर पर गए हैं। लीला को पूरा सच जानने की ज़रूरत नहीं थी। उसने मेरे बैग उठाया, दवाइयाँ समेटी और बोली, आज तुम यहाँ नहीं रहोगी। बस मैंने आदत में कहा, मैं इम्पो चुप। उसने मेरी तरफ देखा। पूरी जिंदगी दूसरे के लिए जिंदा रही, अब भी परमिशन मांग रही है। और जब वो मुझे नीचे लेकर जा रही थी, मेरा फ़ोन बज हुआ। तनरिका का मैसेज, डिनर लेट हो रहा है, डोंट वेट अप। मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी। मैं अब किसी का इंतज़ार नहीं कर सकती, ना डिनर का, ना अपोलॉजी का, ना प्यार का। उनको बस इतना नहीं पता था, कल सुबह जब वो उठेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मैं सिर्फ बेड से नहीं, उनके कंट्रोल से भी उठ चुकी हूँ। लीला के घर में पहली बार मैंने नींद नहीं ली। नींद आती भी कैसे, जब अपने ही घर वालों की आवाज़ कान में बार बार लौटते रहे, हम तुम्हारे नर्सिड नहीं है। लीला ने मुझे गेस्ट रूम में सुलाया था। कमरा साफ था, पर उसके पर्दों के पीछे बाहर की सड़क की आवाज़ आती थी, स्कूटर, कुत्तों का भौंकना और कहीं दूर से मंदिर की घंटी। यह सब आवाज़ें मुझे शांति दे सकती थी अगर मेरे अंदर उथल पुथल ना होती। लीला ने मेरी दवाइयाँ उन लाइन से रखी, एक गिलास में पानी दिया और बहुत धीरे से बोली, सुबह तुम्हारे स्टेटस भी चेक कर देंगे, चिंता मत कर। मैंने सिर हिलाया और उसी पल मेरे फ़ोन फिर बस हुआ। तन्वी का पहला मैसेज, माँ आप कहाँ हैं? दूसरा मैसेज, लीला आंटी के घर हो गया। तीसरा मैसेज, कुछ सेकंड्स बाद अपने बैग में क्या किया है? हमारे कार्ड काम नहीं कर रहे। मैंने फ़ोन रख दिया। अब मेरे जवाब देने से पहले मुझे खुद को ठीक रखना था। लीला ने नोटिस कर लिया। उसने बिना पूछे मेरा फ़ोन उठाया, साइलेंट मोड किया और बोली, आज रात कोई कॉल नहीं, कल सुबह तुम लॉयर से मिलेगी। पहले बॉडी को काम होने दे। उसका तुम कहना मेरे लिए किसी दवा जैसा था, क्योंकि बेटी ने तो आज मुझे माँ भी ऐसे कहा था, जैसे यह रिश्ता भी अब सिर्फ एक ओब्लिगेशन हो। मैं फिर भी सुबह होने का इंतजार नहीं कर पाई। रात के 2 बजे मैं धीरे धीरे उठकर बैठी और एक कागज़ पर लिखने लगी, जो मैंने कभी उन्हें दिया था, जो मेरे नाम से था, कौन सा अकाउंट ज्वाइंट था, किस डॉक्यूमेंट पर मैंने साइन किया था, किसी चीज़ का प्रूफ मैं निकाल सकती हूँ। मेरे हाथ काँप रहे थे तब से वही और उस एहसास से भी कि मैं अपने ही बच्चों के लिए खिलाफ सबूत जुटा रही हूँ। पर फिर मुझे याद आया, मैं बच्चों के खिलाफ नहीं जा रही,
मैं अपने खिलाफ हुए गलत के खिलाफ जा रही हूँ। सुबह 7 बजे लीला ने चाय दी और 8 बजे हम एडवोकेट जयंत मेहरा के चैम्बर में थे। सेकंड के पास वाली साइड पुराने से कॉम्प्लेक्स में जगह वैसी थी जहाँ बाहर चाय वाला आवाज़ लगाता है और अंदर फाइलों की स्मेल होती है। जायंट ने मुझे देखते ही कहा, मैडम आप चल नहीं पा रही थी, फिर भी आ गई। मैंने बिना ड्रामा कहा, अब अगर मैं नहीं आई तो वो मेरी ज़िंदगी पर साइन कर देंगे। उसने मेरी तरफ एक लॉन्ग लुक डाला, जैसे वह समझ गया कि आज मैं जो बोल रही हूँ वो गुस्से से नहीं, साफ हो चुकी समझ से बोल रही हूँ। ठीक है। उसने फाइल खोली। पहले ये बताइए घर किसके नाम पर है। मैंने पूरा सच बताया। ईएमआई उनके नाम से चलती थी, पर लोन अप्रूवल के लिए कॉर्नर में मेरा नाम भी रखा था। बस टेम्परेरी है माँ। बेटी ने तब कहा था, इसे फॉर्मेलिटीज़ की तरह समझो। ज्वेट ने पेन घुमाया। मैडम यह टेम्परेरी कई बार परमानेंट बन जाता है। आपके पास लवरेज है। फिर मैंने बैंक वाला होल्ड बताया, ऑटो ट्रांसफ़र और जॉइंट एक्सचेंज सस्पेंस। जॉइंट ने कहा, बैंक की रिटर्न एक्सप्रेशन देना पड़ेगा और मेडिकल हालत के हिसाब से सेफ्टी एडवाइजरी अटैच करनी होगी। लीला ने बीच में कहा, यह सेफ्टी नहीं सर्वाइवल है। जॉइंट ने कागज आगे बढ़ाया। आप एक और चीज़ बताइए, क्या कभी आपकी बेटी या दामाद ने आपको पावर ऑफ अटर्नी या मेडिकल कंसेंट में साइन कराया? मेरे पेट में जैसे ठंड उतर गई। मैंने याद किया, पिछले साल एक बार हॉस्पिटल एडमिशन के वक्त तनिका के ने कहा था, माँ बस एक फॉर्म साइन कर दो, इमरजेंसी में काम आएगा। मैंने तब देखे बिना साइन कर दिया था। मेरे पति की डेथ के बाद मैं बहुत कमज़ोर थी और बेटी की वॉइस पर भरोसा मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जॉइंट ने तुरंत कहा, मैडम आज से हम यह वेरीफाई करेंगे। अगर कोई पीओथ हेल्थ प्रॉक्सी जैसा डॉक्यूमेंट एक्सटेंड करता है, हम उसे रिवोक करेंगे और आपको डिक्लेयर करना होगा कि आप मेंटली कॉम्पिटेंट है और कोई कोरेशन नहीं। लीला ने मेरी तरफ देखा। मैं विटनेस हूँ, उसने फर्म आवाज़ में कहा, और ज़रूरत पड़ी तो मैं डॉक्टर से भी लिखवा दूंगी। जॉइंट ने ऑडिट किया। गुड। वहीं बैठे बैठे उसने नोटिस ड्राफ्ट करवाया। प्रॉपर्टी राइटर्स प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल हेरासमेंट, मेडिकल नेग्लेक्ट, एड ए क्लियर इंजेक्शन की कोई भी व्यक्ति में इस कसरत के बिना मेरी मेडिकल रिसीट नहीं रहेगा। उसने कहा, मैडम यह फैमिली मैटर होते हुए भी लीगली आप बहुत क्लियर बाउंड्रीज बना सकती है। मैं नोटिस पर हाथ रखा। कागज ठंडा था पर मेरे अंदर कुछ गर्म हो रहा था। वही सेल्फ रिस्पेक्ट जो मैंने बरसों दूसरों के लिए बचाई पर अपने लिए कभी नहीं बचाई। हम वापस लीला के घर आए तो बाहर गेट के पास एक कार खड़ी थी और उसके पास तनेरिका। उसकी आंखें लाल थी पर मुझे नहीं लगा कि वह रो रही है। मुझे लगा वो रात भर प्लान बना रही है। वो सीधा मेरे पास आई। माँ बिना बताए चली गई। आपको पता है रात भर मैंने उसकी बात पूरी होने नहीं दी। मुझे रात भर दर्द था, तुम डिनर में बिजी थी। उसकी आवाज़ सॉफ्ट हुई। माँ वो डिनर ज़रूरी था, रूसी के प्रमोशन मैंने बस इतना कहा, तुम्हारे लिए ज़रूरी था, मेरे लिए नहीं। वो एकदम इरिटेट हुई, फिर खुद को संभाल कर बोली, ठीक है चलो छोड़ो, चलिए घर चलिए, वहाँ आपकी चीज़ें हैं, आपको बेड है। मैं नहीं जा रही, मैंने कहा। वो फ्रोजन हो गई, जैसे उसे पहली बार लगा कि मैं अपनी बॉडी नहीं अपना डिसीजन भी संभाल सकती हूँ। हम आप इमोशनल हो? वो बोली, यह सब सर्जरी के बाद होता है। कन्फ्यूजन मूड स्विंग्स। लीला ने गेट के पास से कहा, कन्फ्यूजन वुमन पूरी रात पेन में भी और तुम डिनर में थी। अब कन्फ्यूजन बोलकर उसके राइट्स मत चुराओ। तनिका ने लीला की तरफ एक फेक स्माइल फेंकी। लीला आंटी आप बीच में मत पड़ो, यह हमारी फैमिली बात है। लीला ने सीधा जवाब दिया, जब फैमिली तुम्हें बोझ बोल देते तब वह फैमिली बात नहीं रहती, वह अब्यूज बन जाती है। तनिका ने मेरी तरफ देखा। माँ प्लीज़ मेरे साथ चलो, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में बातें होगी। और बस यही था उसके हर सेंटेंस का कौन लोग क्या कहेंगे। मैंने शांत आवाज में कहा, मुझे लोग नहीं चाहिए तनेरिका, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। उसने एकदम टोन बदला, नरम से सीधा कठोर। ठीक है, आप नहीं चाहोगी चलोगी तो मैं डॉक्टर को बुला लेती हूँ। आप सेफ्रीफाई नहीं लग रही, आपने बैंक में होल्ड लगाया, यह नॉर्मल नहीं है। आप ठीक से सोच नहीं पा रही। मेरे दिल ने एक पल को झंप मारी। यही वही चाल थी जो मैं वार्ड में कई बार देख चुकी थी। जब कोई फैमिली पेशेंट की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती तो सबसे पहले पेशेंट को मेंटली अनस्टेबल साबित करती थी। मैंने धीरे से कहा, तुम मुझे पागल साबित करना चाहती हो? उसने तुरंत इनोसेंस ओढ़ ली। मैं बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैंने उसे सीधे देखा। मदद? मैंने वही लाइन वापस उसके ऊपर रख दी जैसे उसने मेरे ऊपर रख रखी थी।
हम तुम्हारे नर्सेज नहीं है, तने कहा, और तुम मेरे गार्डियन भी नहीं हो। उसकी आंखों में गुस्सा चमका। वो पल भर में फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करने लगी। उसके होठ हिले। हाँ, इमरजेंसी, मेरी माँ ओड बिहेव कर रही है। सर्जरी के बाद लीला ने मेरा हाथ पकड़ा। डरो मत, उसने धीमे से कहा। यह बल्ब हो सकता है, और अगर नहीं भी है तो भी हम तैयार है। पर तनिका बल्ब नहीं कर रही थी। 10 मिनट के बाद अंदर एक एम्बुलेंस जैसी वैन आई, और पर वो सरकारी वाली नहीं थी, किसी प्राइवेट सर्विस की थी जो सोसाइटी के बाहर ओपन खड़ी रहती है। 2 लोग उतरे, यूनिफॉर्म में नहीं, बट आईडीज लटक रहे थे। उनमें से एक ने पोलाइट आवाज़ में कहा, मैडम, हमें कॉल आया कि पेशेंट डिसओरिएंटेड है। तनिका ने आगे बढ़कर कहा, हाँ मेरी माँ, वो खुद को हर्ट कर सकती है। वो सुन नहीं रही, बैग में वियर्ड रिक्वेस्ट डाल दी। उसने मेरे बारे में ऐसे बोला जैसे मैं वही खड़ी नहीं हूँ, जैसे मैं कोई फेस फाइल हूँ। मैंने कदम आगे बढ़ाया, जितना मेरे घुटने अलाउ किया। मिस डे ओरेंट नहीं हूँ, मैंने साफ कहा। मैं कॉन्शियस हूँ, कॉम्प्लीटेड हूँ, और मेरी कसरत के बिना आप मुझे टच भी नहीं करेंगे। दोनों वर्कर्स एक दूसरे को देखे। उनमें से एक बोला, मैडम, हम फोर्सफुली नहीं। टनर का बीच में कूद गई। आप समझ नहीं रहे। शी इज नॉट स्टेबल, शी फॉरगेट्स थिंग्स। लीला ने तुरंत जायंट को कॉल किया और स्पीकर ऑन कर दिया। जायंट की आवाज़ आई, मैडम सुलोचना, आर यू सेफ? मैंने क्लियर कहा, हाँ। मेरी बेटी प्राइवेट पैरामेडिक्स बुलाकर मुझे डिसओरिएंटेड साबित करना चाहती है। जायंट का टोन एकदम हार्ड हो गया। लिसन केयरफुली, विदाउट योर पेशेंट्स कंसेंट यू कैन नॉट मूव हर. If you attempt hurt, it will be treated as illegally confinement and intimidation. Also, I want the name of the service providers and the return request from the caller. तंद्रिका का चेहरा उतर गया। उसने जल्दी से फ़ोन कट करने की कोशिश की, पर जयंत लगातार बोल रहा था। तंद्रिका जी, जयंत ने उसका नाम लेकर कहा, आप यह सब मत कीजिए। आपके अगेंस्ट लीगल रिकॉर्ड बन जाएगा। अगर आपकी माँ मेडिकल हेल्प चाहेगी, वह खुद डिसाइड करेगी। यू हैव नो अथॉरिटी। उस पल तनिका की आंखों में डर आया। पहली बार, क्योंकि अब यह घर का ड्रामा नहीं रहा था। अब यह पेपर ट्रेल बन रहा था, और पेपर ट्रेल अंत में सच पकड़ा लेता है। पर तनिका भी स्मार्ट थी। उसने तुरंत स्ट्रेटजी बदल दी, जैसे कोई ट्रेड व्यक्ति बदलता है। वो रोने लगी, एकदम परफॉर्मेटिव, हाथ कांपते हुए। आप मेरे साथ ऐसा कर रही हो? मैं तो बस डर गई थी। मुझे लगा आप गिर जाएगी, लोग मुझे ब्लेम करेंगे। मैंने देखा वो वर्कर्स भी सॉफ्ट हो रहे थे। इंडियन सोसाइटी में बेटी रो रही थी तो ऑटोमेटिकली माँ गिल्टी लगने लगती है, और ये टेप था। मैंने बहुत धीमे, बहुत फर्म कहा, रोना बंद कर तंद्रिका, मुझे गिल्ट में नहीं डालोगी। लीला ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और जॉइंट ने फ़ोन कहा, मैडम सुलोचना, डू नॉट इंगेज इमोशनली, आस्क देम टू लीव इफ ए डोंट कॉल। लेकिन पुलिस हेल्पलाइन। तनिका ने तीव्र ग्रीट किए। उसने पैरामेडिक्स से कहा, ठीक है, आप लोग जा सकते। वो लोग चले गए। गेट के बाहर वही वेने धीरे धीरे निकल गई, जैसे कोई फेल्ड हैरिस। तनिका के मेरे सामने खड़ी रही कुछ सेकंड्स, फिर उसने सबसे डेंजरस लाइन बोली, धीमे, ऑलमोस्ट विस्पर में, ठीक है माँ, आप यही रहो, पर याद रखना, दवाई खाना, देखभाल सबके आपको किसी का किसी पर डिपेंड होना पड़ेगा, और मैं हमेशा अवेलेबल नहीं रहूँगी। उसने उस लाइन को केयर की तरफ बोला, पर वो धमकी थी, वही कंट्रोल जो वो खो रही थी। मैंने उसके चेहरे पर बिना डर के देखा। डिपेट, मैंने कहा, मैंने 40 साल पेशेंट के बेड के पास खड़े होकर एक बात सीखी थी। जिसने खुद को संभालना सीख लिया, उसे कोई हॉस्टेज नहीं बना सकता। उसने मेरी आंखों में कुछ ढूंढने की कोशिश की, शायद पुरानी माँ जो डर जाएगी, रो देगी, वापस चल देगी। पर उसे वो माँ नहीं मिली। उसे पहली बार एक ऐसी औरत मिली जो सिर्फ माँ नहीं, एक इंसान थी। वो पलट कर जाने लगी, और जाते जाते उसने पीछे मुड़कर कहा, ठीक है, फिर कोर्ट में मिले हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस इतना सोचा, हाँ अब मिलेंगे, और इस बार मैं व्हीलचेयर में नहीं, अपने कागजों के साथ खड़ी होंगी। दरवाज़ा बंद हुआ। लीला ने गहरी सांस ली, फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और बोली, अब असली लड़ाई शुरू होगी। और उसी पल जॉइंट का मैसेज आया, मैडम, वी फाइट समथिंग योर और होल्ड हॉस्पिटल फॉर्मेट इंक्लूड्स ए मेडिकल ऑथोराइजेशन क्लोज, वी नीड टू रिवोक इट टुडे। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। वो सिर्फ मुझे बर्डन नहीं बना रहे थे, वो मुझे इनकम्पिटेंट बनाकर मेरी ज़िंदगी के डिसीजंस अपने हाथों में लेना चाहते थे। मैंने फ़ोन स्क्रीन ऑफ की और खुद से कहा, आज से हर साइन, हर कंसेप्ट मेरा होगा, और जो नहीं मानेंगे उन्हें कानून सिखाएगा।
जायंट को मैसेज पढ़ते ही मेरे अंदर एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, मैंने कौन सा पेपर कब साइन किया और किस भरोसे पर किया। लीला ने मेरा चेहरा देखा और बिना पूछे बोली, कुछ सीरियस है? मैंने बस फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। उसने पढ़ा और उसकी आंखें सख्त हो गई। आज ही रिवोक करेंगे, उसने कहा। अभी इसी मिनट मैंने गहरी सांस ली। मेरे घुटने में अब भी दर्द था, शरीर कमज़ोर था, पर मेरी आवाज़ अब कमज़ोर नहीं थी। हम उसी दिन नून से पहले जयंत के ऑफिस में थे। इस बार जयंत ने आराम से चाय तक ऑफर नहीं की, सीधा फाइल खोलकर बोला, मैडम यह मेडिकल ऑथोराइजेशन क्लोज बहुत कॉमन होता है, लोग समझते नहीं, साइन कर देते हैं। इसमें इमरजेंसी डिसीजन मेकिंग पावर फैमिली को मिल जाती है। अगर आपकी बेटी इसका मिसयूज करती तो वो डॉक्टर्स को कन्विंस करके आपको रिहब असिस्टेंट फैसिलिटी में शिफ्ट करा सकती थी। मेरे हाथों की उंगलियां अपने आप मुड़ गई। मैंने धीमे से कहा, तो वह सच में मुझे कंट्रोल करना चाहती थी? जोएट ने नज़र नीचे कर रखी। मैडम, कंट्रोल से भी आगे पावर, वो शब्द मेरे अंदर कहीं गूंज गया। पावर। मैंने तुरंत रिवोक पेपर साइन किए। जोएट ने साफ शब्दों ने लिखा, नो पर्सन इज ऑथराइज टू मेक मेडिकल, फाइनेंशियल और रेजिडेंशियल डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ सुलोचना देशमुख विदाउट हर रिटर्न कंसेंट। फिर उसने कहा, अब हम आपकी कॉम्पिटेंसी इस्टेब्लिश करेंगे एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर से, फिटनेस सर्टिफिकेट प्लस फिजियोथेरेपिस्ट ऑब्जर्वेशन प्लस विटनेस स्टेटमेंट। लीला ने पेन उठाया। मैं लिख दूंगी। मैंने इस औरत को 30 साल काम करते देखा है। यह कमज़ोर हो सकती है, पागल नहीं। जॉइंट ने बैंक के डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवाए। जॉइंट एक्सचेंज रेसिस्ट सस्पिशियस ऑटो ट्रांसफर लास्ट ऑफ 5 ईयर स्टेटमेंट्स रिक्वेस्ट रिटर्न नोट एनी अटेम्प्ट एक फॉर्चून मस्ट बी रिकॉर्डेड। उन पेपर्स पर साइन करते हुए मेरे हाथ काँप रहे थे, पर इसी बार डर से नहीं। ये उसी एड्रिनल से था जो तब आता है जब कोई इंसान पहली बार अपनी लाइफ वापस ले रहा हो। वो बाहर से बेटी बनी रही, अंदर से दुश्मन। उस शांत तरीका के फिर कॉल किया। इस बार आवाज़ में रोना नहीं था, इस बार आवाज़ में स्वीटनेस थी जो मुझे सबसे ज़्यादा डेंजरस लगी। माँ, वो बोली, ठीक हो? मैंने शॉर्ट आंसर दिया था, आपसे मिल सकती हूँ क्या? वो एक पल रुकी, फिर बोली, मैं बस बात करना चाहती हूँ। सब लोग गलत समझ रहे हैं, सोसाइटी में बातें हो रही है कि मैंने आपको निकाल दिया। मेरा इमेज खराब हो रहा है माँ। बस वो सच फिर वही आ गया, इमेज। मैंने फ़ोन के दूसरी तरफ उसकी सास सुनी। वो शायद उम्मीद कर रही थी कि मैं उसकी इमेज के लिए सॉफ्टन हो जाऊंगी, पर आज मैं उसके चेहरे के पीछे का लॉजिक देख रही थी। मैंने कहा, तनिका, तुमने मुझे निकालने की कोशिश नहीं की, तुमने मुझे बेकल साबित करने की कोशिश की। यह सोसाइटी की बात नहीं है, यह मेरी जिंदगी की बात है। उधर साइलेंस हुआ। फिर वो धीमे से बोली, माँ, आप एक जांच कर रही है? मैंने शांत कहा, नहीं, मैं फाइनली समझ रही हूँ। और मैंने कॉल कट कर दिया। लीला ने मेरे हाथ में सूप रखा। तुमको गिल्ट आएगा, उसने कहा। वो गिल्ट को हथियार बना कर आएगी। मैंने बॉल को देखा। मुझे सच में गिल्ट आ रहा था, पर पहली बार मैं गिल्ट के साथ भी सही कदम लेने को तैयार थी। अगले 2 दिन मेरी फिजिया सेशंस चले। लीला ने एक अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर की लिस्ट निकाली, पर वो सेटर्स नहीं थे जहाँ फैमिलीज चुपचाप छोड़कर चली जाती है। यह वो प्लेस था जहाँ पेशेंट की कंसेंट फर्स्ट होती है। जोइट ने कहा, मैडम, इफ़ यू गो voluntarily remove their power to shed you चूज दे डोंट। मुझे बात समझ आ गई। यह सिर्फ इलाज नहीं था, यह स्ट्रेटजी थी। मैंने सेंटर विजिट किया। कमरे साफ थे, स्टाफ रिस्पेक्टफुल था, और सबसे इम्पोर्टेंट उनका पहला सवाल यह था, मैम, आर यू कंफर्टेबल विद दिस प्लान? योर कसेट इज रिक्वायर्ड। किसी ने मुझे पहली बार कसेट शब्द के साथ देखा था, जैसे मैं अभी भी अपने निर्णय की मालकिन हूँ। मैंने यस कहा और उसी दिन एडमिशन लिया। रिवर्स में तीसरे दिन सेंटर की रिसेप्शन से कॉल आया, मैम, ए विजिटर इज हियर। तनिखा, मेरी शरीर में एक पल को झटका लगा। मेरे घुटने ने भी जैसे प्रोजेक्ट किया, पर मैंने नर्स को कहा, सेड हर एंड प्लीज स्टेन हियर। बाई तंद्रिका अंदर आई, साड़ी में साधारण मेकअप, आँखों में नरमी, पूरा पैकेजिंग ऐसा वैसे जैसे वो परफेक्ट बेटी हो। उसने धीरे से मेरे बेड के पास बैठते हुए कहा, माँ, मैंने बहुत सोचा, शायद हम गलत तरीके से बात कर गए। मैं बस परेशान थी। मैंने उसके आंखों में देखा, वो वही आइज थी जिनमें मैंने बचपन में फीवर के वक्त डर देखा था, पर आज उनमें डर नहीं था, आज उनमें कैलकुलेशन था। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने सीधे पूछा। वो हल्का हंसा सी, माँ, इतना हारस मत दो।
मैंने रिपीट किया, क्या चाहिए? उसने अपना पर्स खोला, एक एनवेलप निकाला और मेरे सामने रखा बिना खोलकर। ये बस कुछ पेपर वर्क है, अगर आप साइन कर दो तो सब सेटल हो जाएगा। रिसिन और मैं आपके लिए एक केयर गिवर अरेंज करेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। मेरे अंदर का पुराना रिफ्लेक्स जागा, चलो साइन कर देती हूँ, झगड़ा खत्म। पर उससे पल जेंट की आवाज़ आ गई, इस साइन हर कंसेप्ट तुम्हारा होगा। मैंने एनवलप को छुआ तक नहीं, मैंने बस कहा, मैं बिना पढ़े कुछ साइन नहीं करती। तनिका के चेहरे पर एक सेकंड के लिए इरिटेशन चमकी, फिर उसने स्वीटनेस वापस पहन ली। आप मुझे पर ट्रस्ट नहीं करती, मैंने बहुत धीरे बहुत साफ कहा। मैंने किया था, और उसी ट्रस्ट पर तुमने मुझे डिसओरिएंट साबित करने की कोशिश की। उसके हार्ट टाइट हो गए। मैंने वो आपकी सेफ्टी के लिए किया। मैंने बेड पर अपनी हथेली रखी, सेफ्टी के लिए। तुम्हें एम्बुलेंस नहीं, प्यार चाहिए था, और प्यार में परमिशन होती है, कंट्रोल में फोर्स होता है। वो उठ खड़ी हुई, उसकी आवाज़ अब नरम रही नहीं रही। ठीक है माँ, फिर आप अकेले रहो, लेकिन याद रखना, आपके पास जो कुछ है सब मैंने मैनेज किया है, आपको कुछ नहीं आता। आप यू आर नॉट कैम्पलेट। उसका आखिरी सेंटेंस मेरे लिए नाइफ जैसा था, क्योंकि वो मेरे पुराने फियर को छू रहा था कि मैं बूढ़ी हूँ, कमज़ोर हूँ, डिपेंड हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा, और पहली बार मैंने उससे बहस नहीं की। मैंने बस एक लाइन बोली, शांत पर इतनी हैवी कि कमरा भर जाए, मैं कैपेबल हूँ इसलिए आज तुम यहाँ खड़ी हो, और तुम एक केबल होश इसलिए तुम मुझे गिरा कर ऊपर जाना चाहती हो। तंद्रिका को चेहरा लाल हो गया। उसने इन्वेलप उठाया। ठीक है, फिर मत साइन करो, देखती हूँ आप कब तक लड़ोगी। वो बाहर चले गई। दरवाज़ा बंद हुआ। मेरे अंदर कुछ टूटने की जगह कुछ सेट हो गया, जैसे मेरी स्पाइन सीधी हो गई हो अंदर से। 2 दिन बाद सेंटर में एक छोटा सा लड़का आया, तनरिका का बेटा, मेरा नाती। उसकी आंखों में कन्फ्यूजन था। वो मेरे पास बैठा और धीरे से बोला, नानी, मम्मी बोल रही है आप उनसे नाराज़ हो, आप घर क्यों नहीं आ रही है? मैंने उससे अपनी तरफ खींचा जितना मैं कर सकती थी। उसके बालों में हाथ फेरा, और मैंने खुद से कहा, ये बच्चा वेपन नहीं बनेगा। मैंने बहुत सॉफ्ट आवाज़ में कहा, मैं नाराज़ नहीं हूँ बेटा, मैं बस खुद कुछ ठीक कर रही हूँ। उसने पूछा, फिर आप हमसे प्यार नहीं करती? मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने उसके फोरहेड को मिस किस किया, धीरे, बिना ड्रामा। प्यार करती हूँ, पर प्यार का मतलब यह नहीं कि कोई आपको चोट दे और आप चुप रहो। वो चुप रहा। फिर उसने एक लाइन बोली जो बच्चों की इंसोसेंस में सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है। मम्मी कह रही थी आप भूलने लगी हो। मैंने उसकी आंखों में देखा। नहीं बेटा, मैं भूल नहीं रही, मैं याद कर रही हूँ कि मैं कौन हूँ। वो मेरी बात पूरी तरह नहीं समझा, पर उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया, और वह पकड़ किसी लीगल नोटिस से ज़्यादा पावरफुल लगी। रिहैब से डिस्चार्ज होने से एक दिन पहले जाइंट आया। उसके हाथ में फाइल थी, बैंक स्टेटमेंट, ट्रांसफ़र रिकॉर्ड्स, ईएमआई, डिकॉल्स, F1 डॉक्यूमेंट्स, फोटोकॉपी। उसने कहा, मैडम, ये इन्वॉल्व जो आपकी बेटी लाई थी उसका टेम्पलेट हमें मिला है। इट्स द कैसेट बेस्ड रेजिडेंस ट्रांसफर क्लोज। यू साइन दे कैन लीगली मूव यू इन असिस्टेंट लिविंग एड मैनेज योर एस्टेट। मेरे माथे पर ठंडा पसीना आया। मैंने धीमे से कहा, मतलब वो सच में जयंत ने नर्ड किया? हाँ, लेकिन आपने साइन नहीं किया। टेट्स योर वेन। फिर उसने कहा, एक और बात, आपको ओनरशिप की वजह से आप इन जंक्शन फाइल कर सकती है कि कोई भी सेल ट्रांसफ़र बिना आपकी कंसेंट से नहीं हो सकता, और हेरासमेंट का रिकॉर्ड भी बन चुका है। मैंने आंखें बंद की। मेरे अंदर शांति थी। कर दीजिए, मैंने कहा, पर मैं रिवेज नहीं चाहती, मैं बाउंड्री चाहती हूँ। जॉइंट हल्का सा मुस्कुराया। मैडम, बाउंड्री भी कभी कभी सबसे बड़ा पनिशमेंट होती है। नई जिंदगी, नए नियम। रिहैब के बाद में लीला के घर वापस न गई। मैंने अपना छोटा सा रेंटेड फ्लैट लिया, वही मोहल्ला, वही शहर, पर नए नियम। लीला पास थी, फिजियो रूटीन सेट था, और बैंक मैनेजर ने मुझे पर्सनली कॉल करके कंफर्म किया कि एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन एक्टिव है। तनिका ने तो 2 बार मैसेज किया, पहली बार, माँ बात कर लो, दूसरी बार, आपने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैंने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि अब मैं जान चुकी थी कुछ रिश्ते जवाब से नहीं, बाउंड्रीज से संभलते हैं। 1 महीना बाद हॉस्पिटल से कॉल आया। मेरी पुरानी जगह से नई नर्सेज को ट्रेनिंग देनी थी। पेशेंट एडवोकेसी डेस्क में गाइडेंस चाहिए थी। एक जूनियर ने मैसेज छोड़ा, मैम, पेशेंट स्टिल आस्क फॉर यू। मैंने पहली बार हंसकर सांस ली। मैं वापस जा सकती थी, किसी के घर में डिपेंडेंट बनकर नहीं, अपने काम में रिस्पेक्ट बनकर। और जिस दिन मैं हॉस्पिटल कॉरिडोर में वॉक के साथ चली, मेरे कदम धीमे थे,
पर मेरी पहचान तेज थी। मैंने खुद से कहा, मैं कमज़ोर नहीं थी, मैं बस बहुत देर तक अच्छे इंसान बनने की कोशिश कर रही थी। अब मैं अच्छा भी हूँ और मजबूत भी। अगर आप भी कभी अपने ही घर में बोझ बना दिए गए हो, अगर किसी ने आपके प्यार को आपकी कमजोरी समझ लिया हो, तो याद रखना, प्यार छोड़ना जरूरी नहीं और अपनी इज्जत बचाना जरूरी है। आपके लिए क्या सही है, यह फैसला ये आपका होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।